स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं हूं सौरभ यादव और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है, आज इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है, हमारे बॉडी में इसका क्या काम है, ये क्या रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और पूरे डिटेल में इसके बाद देखते हैं। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो द रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस मतलब हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारा एक मीडियम में बना रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी का इनर इन्वायरमेंट जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उससे चेंज नहीं होगा, उतने पे ही बना रहता है। तो उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे हमारे बॉडी का आउटर इन्वायरमेंट है तो गर्मी में उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठंडी में उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, बट बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो एक स्टेसिस रहता है, मतलब एकदम फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर वह चेंज होगा तो हमारे बॉडी के अंदर के जो लंग्स हैं, लीवर है, जो ऑर्गन्स हैं, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा और जिससे हम लोगों को डिसीज़ हो सकती है या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी को कहते हैं हम लोग होम्योस्टेसिस की, मतलब हमारे बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है वो फिक्स रहे, वो चेंज ना हो। तो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को, हमारे बॉडी के इनर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, उसे चेंज नहीं होने देता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय प्रोवाइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between the atmosphere, स्फेरिक एयर, ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। मतलब जो इसमें बोला गया है कि हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है और कंट्रीब्यूट करता है होम्योस्टेसिस को, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है और उसके साथ ही हमारे बॉडी को जो होता है उसमें गैसों का एक्सचेंज मेंटेन रखता है, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को जो होता है मेंटेन करता है कि हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आ सके। और यह जो होता है कहाँ पे होता है, यह एटमॉस्फेरिक एयर में, ब्लड में और टिश्यू सेल्स में होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाता है और ब्लड से ऑक्सीजन जो होता है टिश्यू, हमारे बॉडी के जितने टिश्यू हैं उन सभी में पहुँचता है। तो इट आल्सो हेल्प एडजस्ट द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मतलब ये हमारे जो यह रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है ये हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके उसमें पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को चेंज नहीं, पीएच को फिक्स रखता है, उसे चेंज नहीं होने देता है। तो अब आगे देखिए रेस्पायरेटरी सिस्टम एनाटॉमी, मतलब रेस्पायरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी क्या है, तो देखिए द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंग्स जिसे हम थ्रोट कहते हैं, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। मतलब जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है ये कंट्रीब्यूट होता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो यह जो होता है हमारे, और इसमें कितने ऑर्गन्स जो होता है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें हमारा नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं, उसके बाद लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, यहीं से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है और हम लोग बाहर बोल पाते हैं, साउंड हमारा जनरेट होता है। उसके बाद ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं और यह जो होता है कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद हो गया ब्रोंकाई एंड एल लंग्स। मतलब ब्रोंकाई के बाद हम लोगों का एक पार्ट और होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई ही मेन पार्ट होता है गैसों के एक्सचेंज का लंग्स में, और इसमें लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है। तो इतने पार्ट जो होते हैं हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में, इतने ऑर्गन जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि प्रॉपर रेस्पायरेशन हो सके, गैसों का एक्सचेंज जो है हो सके। तो इसे हम लोग देखिए, इसे स्ट्रक्चरली द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे रेस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा पार्ट है लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब जैसे हमारा बॉडी में भी होता है अपर पार्ट, लोअर पार्ट, वैसे ही हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला एक है अपर पार्ट, अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा है लोअर पार्ट जिसे हम लोग लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं।
तो आगे देखिए, तो अपर पार्ट के बारे में बताया गया है कि द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द नोज, नेजल कैविटी, फायरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब हमारे अपर पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो इसमें हमारा नोज है, नेजल कैविटी है, फायरिंग्स है एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है। मतलब हमारा नोज जो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, नेजल कैविटी मतलब नोज के अंदर की जो कैविटी होती है वो भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है। उसके बाद फायरिंग्स भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। और यहाँ पे दिया गया है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा फायरिंग्स के पास जो स्ट्रक्चर होता है जो उसे हेल्प करता है उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। यह भी जो होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। मतलब हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई और लंग्स, ये जितने ये पार्ट जो है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं और ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो आगे देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। यहाँ पे देखिए, यहाँ दूसरा पार्ट है रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, द कंडक्टिंग जोन कॉन्सिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कैविटी एंड ट्यूब बोथ आउटसाइड विद इन द लंग्स। मतलब हमारा कनेक्टिंग जोन जो है एक सीरीज होता है जो हमारे आउटर इन्वायरमेंट से लेके एक ट्यूब क्रिएट करता है लंग्स तक। मतलब हमारा आउटर इन्वायरमेंट से लेके लंग्स तक की ट्यूबिंग कनेक्ट करता है जिससे गैसों का एक्सचेंज हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिससे कि एक ट्यूब एक सीरीज में लगाने पे एक ट्यूबिंग कनेक्ट होता है हमारे लंग्स तक, तो उसे देखते हैं। तो हमारे जो कंडक्टिंग जोन है उसमें हमारा नोज हो गया, नेजल कैविटी हो गया, फायरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यह जो होता है ये जितने पार्ट है ये हमारे कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट होते हैं, जो एक ट्यूब क्रिएट करते हैं, एक सीरीज में एक ट्यूब क्रिएट करते हैं जिससे कि गैस जो होता है इजीली लंग्स तक पहुंच सके। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। अब ये फंक्शन क्या करता है, तो देयर फंक्शन इज द फिल्टर है। मतलब ये हमारे बॉडी में जो एयर जाती है उसे फिल्टर करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर करता है जिससे कि एयर जो होता है हमारे बॉडी में हमारे लंग्स तक इजीली पहुंच सके और जिससे हमारे लंग्स को या किसी भी ऑर्गन को कोई डैमेज ना पहुंच सके और हमारी बॉडी उसे कंफर्टेबली जो होता है एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग जोन। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन जो होता है ये भी एक ट्यूबिंग कनेक्ट करता है, पर यह टिश्यू से लेके लंग्स और उससे जो होता है एक्सचेंज करता है अकरिंग गैस का। मतलब यह जो होता है रेस्पिरेटरी जोन जो होता है एक ट्यूबिंग ये भी कनेक्ट करेगा, पर यह टिश्यू से लेके लंग्स तक, मतलब लंग्स से टिश्यू में जो गैसों का एक्सचेंज होता है इसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी जोन जो होता है रोल प्ले करता है और यह एक ट्यूब बनाता है जिससे कि हमारे लंग्स से टिश्यू में और टिश्यू से लंग्स में गैसों का एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में जो होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर थेक, एल्वुलाई जो होता है हमारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में और गैसों का जो होता है ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, गैसों का एक्सचेंज करवाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि एल्वुलाई सबसे मेन पार्ट होता है गैसों के एक्सचेंज में, यही सबसे मेन रोल प्ले करता है गैसों के एक्सचेंज में। यह जो होता है लंग्स से लेके हमारे ब्लड में जो होता है गैसों का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लंग्स में पहुंचाने का काम जो होता है हमारे एल्वुलाई का ही होता है। यह मेन रोल प्ले करता है गैसों के एक्सचेंज में। देखिए यहाँ पर लिखा है साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। मतलब ये हमारे ब्लड में से जो होता है गैसों का एक्सचेंज करता है हमारे लंग्स में, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रॉपर पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड से वापस लंग्स में आ सके, जिससे कि वो उसे हम लोग बाहर एक्सहेल कर सके और हमारे
बॉडी से बाहर निकल सकें। तो अब आगे देखिए, तो आगे हम लोग देखेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, मतलब यह जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है, जिसे इसलिए इसे हम लोग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सीट ऑफ ऑर्गन्स दैट अलाउ अ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो होता है निकालने में हेल्प करता है। ये अलाउ करता है पर्सन को कि वह ब्रीथिंग कर सके, जिससे कि उनके बॉडी से गैसों का एक्सचेंज हो सके, जिससे कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी में अंदर जा सके, ब्लड में, लंग्स में और ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे ब्लड से लंग्स में आ सके और लंग्स के थ्रू जो होता है नोज से होते हुए वो हमारे बॉडी से बाहर निकल सके। तो the integrated system of the organs involve in the intake and exchange of oxygen and carbon dioxide between the between the body and the environment. They include the nasal pharynx, larynx, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स, मतलब जो होता है हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसे हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो हमें ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कहाँ से? हमारे बॉडी से, बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, मतलब ये हमारे बॉडी से और इन्वायरमेंट से गैसों का एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है नेजल फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब और लंग्स, मतलब इतने पार्ट जो होते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर टास्क, मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है दो मेजर टास्क परफॉर्म करता है, दो मेजर रोल परफॉर्म करता है, जिससे कि हमारे गैसों का एक्सचेंज जो होता है हमारा बॉडी से आउटर इन्वायरमेंट में हो सके। तो कौन सा रोल परफॉर्म करता है तो देखते हैं। सबसे पहला हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये होता क्या है? द एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटर इन्वायरमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब हमारा बॉडी जो होता है, हमारा बॉडी से आउटर इन्वायरमेंट अगर गैसों का एक्सचेंज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब हमारे बॉडी से और आउटर इन्वायरमेंट के बीच में अगर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और वहीं पे अगर हमारे बॉडी से, हमारे लंग्स से, हमारे ब्लड में, सेल में, टिश्यू में अगर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है। जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी से और आउटर इन्वायरमेंट में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये डायग्राम दिया गया है, इसमें यहाँ पे ये दो लंग्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें जो इधर लेफ्ट साइड का लंग्स है, ये लेफ्ट साइड का लंग्स जो है इसे हम लोग बोलते हैं राइट लंग्स, इसे हम लोग राइट लंग्स बोलेंगे। वहीं पे जो है राइट साइड है, राइट साइड के लंग्स को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लंग्स, मतलब जो हम लोगों के साइड से जो लेफ्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे राइट लंग्स, और जो हम लोगों के साइड से राइट होगा उसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लंग्स। तो यहाँ पे हम लोगों का नोज है, उसके नीचे माउथ है, तो नोज के थ्रू जो होता है एयर अंदर जाता है, उसके थ्रू वहाँ से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए टू पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और वहीं से ब्रोंकियोल से यहीं पे एक छोटा सा पार्ट होता है एल्वुलाई, यहाँ एल्वुलाई में आएगा। एल्वुलाई से ही जो होता है गैसों का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड टिश्यू में और ब्लड में।
तो यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे नीचे एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम क्या 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 होता है? तो डायफ्राम जो होता है हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट जो होता है हमारे चेस्ट एरिया का जो पार्ट है उसे हम लोग थोरैसिक पार्ट कहते हैं या चेस्ट पार्ट कहते हैं। और नीचे का पार्ट जो होता है जस्ट इसके नीचे एक पार्ट होता है जो यह वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये ऊपर थोरैसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को डिवाइड करता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है थिक मसल्स का एक लेयर होता है, ये मसल्स का लेयर होता है पर इसकी मसल्स थिक होती है। और यह जो होता है हमारे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे एक जगह मेंटेन रखने में हेल्प करता है हमारा डायफ्राम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहला है हम लोगों को सप्लाई द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड डिस्पोजल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये हमारे बॉडी के जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो यही सबसे मेन पर्पज़ है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यही है कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है? फिल्टर है इंस्पायर एयर, मतलब ये हमारे एयर को जो होता है फिल्टर करता है, उसके बाद ही बॉडी के अंदर पहुंचाता है। तीसरा प्रोड्यूस साउंड, मतलब अभी हमने आपको बताया कि यह साउंड को भी प्रोड्यूस करता है। इसमें जो होता है लैरिंग्स जो होता है उसे लैरिंग्स जो होता है उसी को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यह जो होता है साउंड को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और कॉन्टेन रिसेप्टर फॉर स्मेल, मतलब स्मेल में भी हेल्प करता है, स्मेल को लेने में भी हेल्प करता है। इसके रिसेप्टर जो होते हैं स्मेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है रीड्स द बॉडी ऑफ द सम एक्सचेंज वाटर एंड हीट, मतलब ये हमारे बॉडी में हीट और वाटर का लेवल भी मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रखेगा और हीट जो होता है उससे हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है फिक्स रहता है। एक निश्चित टेम्परेचर पे हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट बना रहता है। और ये हमारे बॉडी के पीएच, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी फ्लूइड का पीएच जो होता है वो मेंटेन करता है। ऊपर ही मैंने आपको बताया, यहाँ भी वही है कि इसका एक फंक्शन ये भी है कि हमारे बॉडी के जो होता है पीएच को ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब देखिए इसमें ब्रीथिंग क्या होता है। तो ब्रीथिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रीथिंग को हम लोग जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई वेंटिलेशन कहलाता है। मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर हो सके उस प्रोसेस को हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं। तो इस ब्रीथिंग को हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन नाम से भी जानते हैं। और यह जो होता है 2 साइक्लिक फेज में कंप्लीट होता है। मतलब हमारा ब्रीथिंग जो होता है 2 साइक्लिक फेज में कंप्लीट होता है। इसमें 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन और सेकेंड फेज को हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है? तो इनहेलेशन आल्सो कॉल्ड एस्पायरेशन, मतलब इनहेलेशन को हम लोग जो होता है इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ड्रॉ गैसेज इनटू द लंग्स, इसमें जो होता है गैसों का एक्सचेंज होता है जो लंग्स में होता है। मतलब इनहेलेशन में हम लोग गैस को लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं पे एक्सहेलेशन क्या होता है? तो एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, मतलब एक्सहेलेशन को हम लोग जो होता है इंस्पिरेशन कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। फोर्सेज गैस आउट ऑफ द लंग्स, मतलब इसमें जो होता है लंग्स जो होता है गैस जो होता है लंग्स से बाहर आउटर इन्वायरमेंट में जाता है। तो इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं और एक्सहेलेशन को जो होता है हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। इनहेलेशन में जो होता है हमारे बॉडी के अंदर हमारे लंग्स तक गैसेज पहुंचती हैं, ऑक्सीजन पहुंचता है। और एक्सहेलेशन में जो होता है हमारे बॉडी से बाहर आउटर इन्वायरमेंट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है।
तो इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरनल रेस्पायरेशन होता क्या है। अभी हम लोगों ने इंटरनल रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता क्या है। तो इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारे बॉडी से लेके या हमारे लंग्स से आउटर इन्वायरमेंट में अगर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और जब हमारे लंग्स से ब्लड में या टिश्यूज़ में गैसों का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के बारे में देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के बारे में बोला गया है कि एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट इंटर द नोज और माउथ, मतलब हमारे नोज और माउथ से जब एयर का इनहेलेशन होता है आउटर इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, और इनहेलेशन बोलते हैं। और कंपोज ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी, फेरेनेजल साइनस, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो होता है ये प्रोसेस होता कैसे है, तो ये प्रोसेस नोज के थ्रू नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स साइनसेस में, और फिर फेरिंग्स जिसे हम लोग थ्रोट बोलते हैं, और लास्ट में लैरिंग्स में जाता है, जहाँ से इतने पार्ट जो होते हैं हमारे आउटर मतलब एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का होता है, जहाँ से एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। तो ऑल पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब ये जितने पार्ट होते हैं ये कंडक्ट करते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि इसे ऊपर जो होता है यहाँ पे सबसे पहले नोज़, यहाँ पे नोज़ है जिसे हम लोग नोस्ट्रिल भी बोलते हैं, नोस्ट्रिल भी से बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेजल कैविटी है, उसके अंदर जस्ट उसके अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। और नोज़ के जस्ट नीचे यहाँ पे माउथ होता है, और माउथ से जस्ट पीछे जो होता है यहाँ पे थ्रोट होता है, जिसे हम लोग फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे जो है वॉइस बॉक्स, जिसे हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग से वॉइस प्रोड्यूस करता है, इसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। यह एयर को इनहेल करता है। यहीं पे थ्रोट जो होता है फेरिंग्स से फूड पाइप इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे एयर जो होता है नोज से भी लिया जा सकता है, माउथ के थ्रू लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक जगह इंटरकनेक्ट होती हैं। यहाँ से यहीं पे डिवाइड होके जो होता है हमारा लैरिंग्स जो होता है वो नीचे ट्रैकिया में आ जाएगा, फेरिंग जो होता है वो ईसोफेगस में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉमन पाइप होती है। तो हम लोग नोज के थ्रू भी एयर ले सकते हैं और माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं। पर माउथ के थ्रू अगर हम लोग एयर लेते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल है या कोई इन्फेक्शन है, फॉरेन बॉडी है, तो डायरेक्ट हमारे माउथ के थ्रू होते हुए बॉडी में चला जाएगा और लंग्स को अफेक्ट करेगा। वहीं पे अगर हम लोग नोज़ के थ्रू अगर एयर इनहेल करते हैं तो हमारे नोज़ के थ्रू अगर अंदर एयर जाएगा तो वहाँ पे वो फिल्टर होगा, मॉइस्ट होगा, और हमारे बॉडी के इनहेल करने के अकॉर्डिंग वो जो होता है बन जाता है, जिससे कि हम लोग आराम से बिना किसी चीज़ के हेल्प के जो होता है एयर को इजीली इनहेल कर लेते हैं। तो अब आगे देखिए नोज़। अब नोज़ क्या होता है, तो नोज़ को आल्सो कॉल एक्सटर्नल नेरिस, मतलब नोज़ को हम लोग नेरिस बोलते हैं, एक्सटर्नल नेरिस मतलब बाहर का पार्ट जो होता है एक्सटर्नल नेरिस। यह जो होता है डिवाइड होता है दो पार्ट में, दो हेल्प्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं, उन हेल्प्स को बोलते हैं नेजल सेप्टम। मतलब उस हेल्प को जो होता है हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो नोज़ में प्रेजेंट होता है इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम क्या होता है, कॉन्टेंट द फेरानेजल साइनसेस वेयर एयर इज वार्म, मतलब यह जो होता है फेरानेजल साइनसेस इसमें होता है जो एयर को वार्म करने में हेल्प करता है। मतलब उसे अगर बहुत ज़्यादा एयर ठंडी है तो उसे गर्म करेगा, और बहुत ज़्यादा एयर गर्म है तो उसे ठंडी करके उसे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाएगा, जिससे कि वह इजीली लंग्स तक पहुंच सके और लंग्स पे कोई प्रेशर ना पड़ सके। और यहाँ पे कंटेंट है सीलिया,
मतलब इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। जो सीलिया प्रेजेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टर आउट द फॉरेन बॉडीज, मतलब यह जो होता है हमारे बॉडी में एयर जो इनहेल करते हैं उसे उसमें फॉरेन बॉडी को किल करता है और बाहर निकालता है, तो इसमें भी हेल्प करता है। इसीलिए हम लोगों को नोज से इनहेल करना चाहिए एयर को, क्योंकि यहाँ पे जो होता है पूरा एक फंक्शन होता है कि जो ये हमारे बॉडी में एयर को वार्म करेगा, उसे फिल्टर करेगा, फॉरेन बॉडी को किल करेगा, जिसके बाद फ्रेश एयर जो होता है हमारे बॉडी में हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और माउथ के थ्रू अगर हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर जो होता है बिना फिल्टर हुए, बिना फॉरेन बॉडी रिमूव किए, बिना वार्म हुए वो डायरेक्ट हमारे लंग्स तक पहुंचती है, जिससे कि हमारे लंग्स को अफेक्ट होता है, जिससे कि हमारा जो होता है हेल्थ पे जो होता है बैड इफेक्ट पड़ता है और डिसीज़ होने की संभावना, डिसीज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटरनल नेरेस, मतलब इंटरनल नेरेस क्या होता है, तो ओपनिंग टू एक्सटीरियरली, मतलब यह जो होता है इसकी ओपनिंग एक्सटीरियरली होता है, नोज के एक्सटीरियरली जो होता है इसका ओपनिंग होता है। वहीं पे एक्सटर्नल नेरेस में जो होता है इसका ओपनिंग जो होता है फेरिंग्स के पास होता है, फेरिंग्स के पास इसका एक्सटर्नल नेरेस का ओपनिंग होता है। अब नेजल कॉन्काई क्या होता है, तो नेजल कॉन्काई जो होता है फोल्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इंक्रीज एयर टर्बुलेंस एंड इंश्योर द मोस्ट एयर कंटेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो होता है नेजल कॉन्काई जो होता है यहीं पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिससे कि हम लोग एयर को इनहेल करते हैं अगर, तो जिसमें उसमें डस्ट पार्ट होते हैं वो म्यूकस के पास ही आके रुक जाते हैं और वही फिल्टर हो जाते हैं। तो हमारा नेजल कॉन्काई जो होता है ये इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिससे कि एयर जो होता है फिल्टर होता है, उसमें से जितने फॉरेन बॉडी भी होती है और जितने डस्ट पार्ट होते हैं एयर में वो सब बाहर रिमूव हो जाते हैं। अब प्रोवाइड एंड एयरवे फॉर रेस्पायरेशन, मतलब प्रोवाइड एयरवे फॉर रेस्पायरेशन, मतलब एयरवे में और रेस्पायरेशन में क्या हेल्प करता है, तो मॉइस्ट एंड वार्म इंटरनल एयर, मतलब ये हमारे इंटरनल एयर को मॉइस्ट करता है और वार्म करता है। मतलब मॉइस्ट मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्म एयर है तो उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसमें मॉइस्ट थोड़ा करेगा, जिससे कि हम लोग उसे आराम से लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में और ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में पहुंचा सकें और उसे वार्म भी करेगा एयर को। और दूसरा है फिल्टर एंड क्लीन इंस्पायरेटेड एयर, मतलब ये हमारे एयर जो होता है हमारे एयर को जो होता है फिल्टर का काम करता है और क्लीन करता है, मतलब जितने भी डस्ट पार्ट होते हैं उसे क्लीन करके रिमूव कर देता है। और रिजोनेटिंग चेम्बर फॉर स्पीच, मतलब ये हमारे बोलने में भी हेल्प करता है, बोलने में भी, जैसे हम लोगों का लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स होता है जिससे कि हम लोग बोल पाते हैं, ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो ये हमारे बोलने के लिए भी हेल्प करता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स एक कॉमन जो होता है स्पेस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब यह फेरिंग जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में इंक्लूड होता है, क्योंकि यह एक कॉमन पाथवे होता है फूड का और एयर का। यहाँ पे फूड और एयर जो होता है ये दोनों यहीं से पास होता है, कॉमन ट्यूबिंग होती है। तो हम लोग फेरिंग्स को जो होता है तो उसे हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं, फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। और जो होता है ये इसके ओरिजिन कहाँ होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे नेज़ल और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में होता है। पोस्टीरियर नेज़ल और ओरल जो कैविटी होती है उसके पोस्टीरियर साइड जो होता है हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और यह जो होता है लैरिंग्स और ईसोफेगस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो हम लोगों का फेरिंग्स होता है वो लैरिंग्स को और ईसोफेगस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से ईसोफेगस से फूड जो होता है हमारे स्टमक में जाता है और लैरिंग्स के थ्रू जो होता है एयर हमारे लंग्स में जाता है। तो ये फेरिंग जो होता है हमारे
लैरिंग्स और ईसोफेगस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये कॉमन पाथवे है इसका एयर का और फूड का, मतलब एयर और फूड का जो होता है कॉमन पाथवे होता है फेरिंग्स, यहीं से एयर और फूड दोनों यहाँ पे आते हैं और यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होके लंग्स में और स्टमक में जाता है। और इसका जो वाल होता है वो म्यूकोसा का बना होता है, मतलब फेरिंग्स का जो वाल होता है वो म्यूकोसा का बना होता है। और यहीं पे जो होता है कंटेंट होता है स्केलेटन मसल से, मतलब ये कांस्टेंट होता है फेरिंग जो होता है स्केलेटन मसल्स से। और इसका प्राइमरी जो यूज़ है, प्राइमरी जो इसका यूज़ है वो है स्वेलोइंग, मतलब जो हम लोग फूड को इनहेल फूड को जो हम लोग खाते हैं तो वो जो होता है ईजिली हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा सके, इसके लिए स्वेलोइंग प्रोवाइड करता है हमारा फेरिंग्स। तो अब आगे देखिए, फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स स्वैलोड फूड इनटू द ईसोफेगस, मतलब यह जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, यह फ्लेक्सिबल होता है जिससे कि फूड जो होता है इजीली हमारे ईसोफेगस में जा सके। तो फेरिंग्स के बारे में हम लोगों ने इतना देखा, अब चलिए आगे देखते हैं। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। फेरिंग्स जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, दूसरे को हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग और तीसरे को हम लोग बोलेंगे लारिंजोफेरिंग। तो इन सब के नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि नेजोफेरिंग्स में आगे लगा है नेजो मतलब नोज, तो ये हमारे नोज के जस्ट पोस्टीरियर साइड में जो होता है नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और वहीं पे दूसरा दिया गया है ओरोफेरिंग, तो ओरोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ओरोफेरिंग्स में उसके आगे लिखा गया ओरो मतलब ओरल कैविटी, इसका मतलब ये हमारे माउथ के जो होता है पीछे सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर साइड में। और तीसरा देखिए, तीसरा है लैरिंजोफेरिंग। तो लैरिंजोफेरिंग्स क्या है, इसलिए लैरिंजोफेरिंग्स के नाम में ही लैरिंग्स है, मतलब ये हमारे लैरिंग्स के पास ही सिचुएटेड है। लैरिंग्स के जस्ट थोड़ा सा जस्ट ऊपर जो होता है हमारा लैरिंजोफेरिंग्स जो होता है प्रेजेंट होता है। तो अब इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो नेजोफेरिंग्स कंटेंट द फेरिनेजल टॉन्सिल विच एड इन द बॉडी इम्यून डिफेंस, मतलब यह जो होता है फेरिंजियल टॉन्सिल के पास प्रेजेंट होता है, कॉन्सिस्ट होता है। और यह जो होता है इसका मेजर काम होता है इम्यून डिफेंस में, मतलब यह इम्यून डिफेंस में हेल्प करता है। ओरोफेरिंग्स का क्या काम होता है, तो ओरोफेरिंग्स जो होता है ये कंटेंट होता है पैलेटिल टॉन्सिल से, और इसका भी काम वही होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, यह भी हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब तीसरा है लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंजोफेरिंग्स क्या करता है, तो लैरिंजोफेरिंग्स जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड करता है दो पार्ट में। पहला पार्ट है ईसोफेगस और दूसरा पार्ट है लैरिंग्स, मतलब ये हमारे लैरिंजोफेरिंग्स जो होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ईसोफेगस में दूसरा लैरिंग्स में। तो ईसोफेगस से फूड जाता है, फूड स्टमक में चला जाता है, और लैरिंग्स के थ्रू एयर जो होता है लंग्स में चला जाता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ आप देखिए ये फिगर है, फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे नोज है, नोज के जस्ट पीछे यहाँ पे नेजोफेरिंग्स है, और यहाँ पे माउथ है, माउथ के पीछे ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे लैरिंग्स के जस्ट ऊपर जो होता है लैरिंजोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और यहीं से हमारा यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब एक लैरिंग्स में जाता है और एक ईसोफेगस में जाता है। तो हमारे जो फेरिंग्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग। तो हम लोगों ने देखा कि नेजोफेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और लैरिंजोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे लैरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स होता क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। तो लैरिंग्स के बारे में चलिए देखते हैं। तो लैरिंग्स को हम लोग जो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और यह जो होता है शॉर्ट होता है, मतलब ये छोटा होता है, और सिलिंड्रिकल एयरवे, मतलब ये सिलेंडर के शेप का होता है, गोल होता है, सर्कल नुमा इसका स्ट्रक्चर होगा, ये गोल होगा, और यह जो होता है ट्रैकिया के पास जाके मिलता है। मतलब लैरिंग्स जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो होता है ट्रैकिया के ले जाके जोड़ता है, जिससे कि एयर हमारे ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जा पाए। और दूसरा यह प्रिवेंट करता है स्वेलोइंग को, या मतलब लैरिंग्स भी जो होता है स्वेलोइंग को प्रिवेंट करता है, स्वेलोइंग करता है, जिससे कि एयर जो होता है आसानी से इनहेल हो सके।
और यह जो होता है कंडक्ट इन एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब यह जो होता है कंडक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर को, मतलब लैरिंग जो होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, तो इसलिए यह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होता है एयर का प्रोडक्शन करवाता है, एयर को इनहेल करने में हेल्प करता है। और ये प्रोवाइड साउंड, मतलब लैरिंग्स साउंड प्रोवाइड करता है, लैरिंग्स के थ्रू ही हम लोग वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो लैरिंग जो होता है यह प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, साउंड का। और इसका एक और सपोर्टेड बाय द फ्रेमवर्क इनटू 9 पीस ऑफ कार्टिलेज, मतलब यह जो होता है लैरिंग जो होता है 9 पीस कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है, जिसमें से 3 इंडिविजुअल पीसेज होते हैं और 3 कार्टिलेजिनस पेयर्स होते हैं, और जो हेल्प करते हैं प्लेस बाय लिगामेंट एंड मसल्स, मतलब ये लिगामेंट और मसल्स में को जो होता है उसे हेल्प करते हैं और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखिए ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया होता क्या है, इसका क्या काम है और क्या है, यह क्या हेल्प करता है। तो ट्रैकिया के बारे में चलिए हम लोग देखेंगे ट्रैकिया होता क्या है, इसका काम क्या है। तो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, मतलब यह एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, मतलब ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और एक्सटेंड थ्रू द मीडिएस्टेनम एंड लाई एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंग्स, मतलब यह जो होता है मीडिएस्टेनम के पास से एक्सटेंड होता है, मीडिएस्टेनम के पास से यह जो होता है निकलता है, और इसके एंटीरियर इसोफेगस प्रेजेंट होता है, ये इसके एंटीरियर इसोफेगस प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर जो होता है लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे ट्रैकिया के एंटीरियर साइड इसोफेगस होता है और पोस्टीरियर साइड जो होता है लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। और ये कार्टिलेज रिंग रेनफोर्स एंड प्रोवाइड रिंग टू द ट्रैकियल वॉल, मतलब यह जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से यह बना होता है, और यह जो होता है ट्रैकियल वॉल जो होती है इसे प्रिवेंट करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब अगला देखते हैं एट द लेवल ऑफ द स्टर्नम एंगल, मतलब यह स्टर्नम एंगल के लेवल पे होता है, और ट्रैकियल ब्यूटरकेट इंटू 2 स्मॉल ट्यूब, मतलब यह 2 स्मॉल ट्यूब में जो होता है डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब यह जो होता है हमारा ट्रैकिया जो होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें कि जिन दोनों को राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। जो लेफ्ट साइड जाता है उसे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, और जो राइट साइड जाता है उसे राइट प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। तो आगे देखिए ईच प्राइमरी ब्रोंकाई प्रोजेक्ट लेटरल टुवर्ड ईच लंग्स, मतलब यह जो होता है हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में इसी के थ्रू जो होता है एयर हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। तो अब देखिए ब्रोंकाई क्या होता है और ब्रोंक्यूल्स क्या होता है। तो ब्रोंकाई के बारे में देखते हैं कि ब्रोंकाई होता क्या है। तो ब्रोंकाई आर एयरवे पैसेज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब यह एयरवे पैसेज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यह रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर को जो होता है लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। द कैरी द इनहेल एयर इनटू द लंग्स, मतलब यह एयर को कैरी करता है और लंग्स तक जो होता है इजीली पहुंचा देता है। और दे डू नॉट फॉर्म द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, मतलब यह गैसेस के एक्सचेंज में जो होता है कोई रोल प्ले नहीं करता है, बस यह एयर को लंग्स तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालता है, ये गैसों के एक्सचेंज में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं द टू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई आर द प्राइमरी वन एंड दे इंटर द करस्पॉन्डिंग लंग्स, मतलब यह जो होता है टू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई द प्राइमरी वन द इंटर, मतलब इसमें जो होता है एयर जो होता है लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके यह प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि लंग्स एल्वुलाई तक पहुंच सके। तो आगे देखते हैं ब्रोंकाई आर मेड अप ऑफ कंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग, मतलब यह जो होता है ब्रोंकाई जो होता है एक कार्टिलेजनस रिंग का बना होता है, ये कार्टिलेजनस रिंग जो होता है उसी का बना होता है। और यह जो होता है राइट and left bronchus are different from each other as the form in shorter and wider, मतलब यह जो था राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई शॉर्ट होता है और कोई विडर, मतलब लॉन्ग, कोई लॉन्ग होता है कोई शॉर्ट होता है। तो each primary bronchus split into 3 right secondary और lower bronchi
interior the superior, middle and inferior lobes of the ring lungs and two left bronchus, interior and superior and inferior lobe of the lungs। मतलब यह जो होता है हमारे लंग्स जो होता है कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें से हम लोगों का राइट लंग्स जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट लंग्स जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसी को बताया गया है कि इसमें से जो राइट लंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिससे सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर पार्ट, बीच वाले पार्ट को मिडल पार्ट और लास्ट वाले पार्ट को इंफीरियर पार्ट बोलते हैं। और वहीं पे लेफ्ट लंग्स जो होता है, लेफ्ट लंग्स में 2 ही पार्ट होते हैं, सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट। तो हमारे लेफ्ट ब्रोंकाई जो होती है सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में जाती है, और राइट ब्रोंकाई जो होती है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर पार्ट में जाती है, जिससे कि प्रॉपर एयर जो होता है हमारे लंग्स में पहुंच पाता है। अब द सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इंटू टर्शियरी एंड सेगमेंटल ब्रोंकाई। मतलब जो होती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जिसके थ्रू ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, मतलब यह जो होता है इसके थ्रू ऑक्सीजन जो होता है हमारे लंग्स तक पहुंच पाता है। और द टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। मतलब जो हमारी टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई होती है ये स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर ब्रांच में होती है, डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रोंकियल्स विद इन द ट्यूब डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियल्स विच फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। मतलब यह जो होती है ये डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंकियल्स में और 2 और मोर पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स भी बोल सकते हैं। तो यह कई पार्टों में डिवाइड होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो ब्रोंकाई परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब ब्रोंकाई जो होती है हम लोगों की कई फंक्शन जो होती है प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहला है द प्रोवाइड द पैसेज वे ऑफ द एयर। मतलब यह जो होता है एयर को इनहेल करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती है, जिससे कि एयर इजीली हमारे लंग्स में पहुंच सके। और वहीं पे सेकेंड है दे रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंटीरियर द लंग्स बाई चेंजिंग द diameter of my respiratory passage due to the contraction and relaxation। मतलब ये जो होती है हमारे कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जो लंग्स होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और उसके बाद ये होता है वार्म और मॉडिफाई। मतलब ईयर जो हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसे वार्म और मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है हमारा ब्रोंकाई। और लास्ट पॉइंट है जनरेट कफ रिफ्लेक्स। मतलब ये जो होता है रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है, कोई फॉरेन बॉडी होता है तो उसे किल करके बाहर निकालता है या कुछ भी हो तो उसमें रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लंग्स क्या है, लंग्स के बारे में देखेंगे। तो लंग्स क्या होता है? तो लंग्स जो होता है हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग राइट लंग्स बोलते हैं, और जो राइट साइड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। और वहीं पे जो राइट लंग्स है लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग्स के पास ही हम लोगों का हार्ट सिचुएटेड होता है, जिससे कि लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा वहाँ से मुड़ा हुआ होता है, और जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग कार्डियक नोच बोलते हैं। इसी की वजह से हम लोगों का जो लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। तो हम लोगों का राइट लंग्स बड़ा है तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, और लेफ्ट लंग्स छोटा है तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड है। तो इसी के बारे में चलिए देखते हैं कि लंग्स क्या है। तो ईच लंग्स है वह कॉनिकल शेप, मतलब एक कॉनिकल शेप का होता है। कॉनिकल शेप का हम लोगों का लंग का स्ट्रक्चर होता है। ईच वाइड कॉनकेव बेस रेस्ट्स अपॉन द मस्कुलर डायफ्राम। मतलब ये हमारे इसका बेस जो होता है मस्कुलर डायफ्राम होता है। मतलब ये हमारे डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होता है, जिससे कि हमारा डायफ्राम इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है। अब उसके आगे सुपीरियर रीजन कॉल्ड द एपेक्स। मतलब हम लोगों के लंग्स का जो सुपीरियर रीजन होता है उसे हम लोग एपेक्स के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट सुपीरियरली टू अ पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लेविकल। मतलब इसके जो
सुपीरियर जो होता है वो स्लाइड सुपीरियर एंड पोस्टीरियर जो होता है क्लेविकल प्रेजेंट होता है। क्लेविकल बोन जो होता है हम लोगों के इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। बोथ लंग्स आर बॉर्डर्ड बाय द थोरैसिक वॉल इंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर एंड सपोर्टेड बाय द रिब केज। मतलब इसके जो होता है रिब केज से जो होता है हमारा लंग्स सपोर्टेड होता है। मतलब रिब केज जो होता है हमारे लंग्स के आगे सुपीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और जिससे कि हमारे लंग्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। हमारे कोई भी डैमेज डायरेक्ट हम लोगों के लंग्स पे नहीं होता है। और टुवार्ड द मिड लाइन द लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द मेडियस्टर्नम। मतलब ये मिड लाइन जो होता है लंग्स जो होता है सेपरेट करता है किसके थ्रू, मेडियस्टर्नम के थ्रू। मेडियस्टर्नम से ही हम लोगों का लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। तो इसे डिवाइड कौन करता है, मेडियस्टर्नम इसे डिवाइड करता है। अब देखिए द लेटरली ब्रॉड राउंडेड सरफेस इन कॉन्टेंट विद द थोरैसिक वॉल इन कॉल्ड द कोस्टल सरफेस ऑफ द लंग्स। मतलब हमारे जो लंग्स होता है वो थोरैसिक कैविटी में होता है और थोरैसिक वाल्व से जो होता है ये सेपरेट होता है और इसे हम लोग कॉस्टल सरफेस भी बोलते हैं। थोरैसिक वाल को हम लोग जो होता है कॉस्टल सरफेस के नाम से जानते हैं और ये लंग्स को जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया लंग्स, ये हम लोगों का बॉडी है और ये हम लोगों का बॉडी है और इसमें यहाँ पे जो दो है ये प्रेजेंट है लंग्स। तो लंग्स के बारे में देखिए ये जो हम लोगों का लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलेंगे राइट लंग्स, इसे हम लोग राइट लंग्स बोलेंगे। और जो यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लंग्स। तो जो राइट साइड प्रेजेंट है उसे हम लोग लेफ्ट लंग्स बोलेंगे और जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है इसे हम लोग राइट लंग्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए यहीं पे हार्ट हम लोगों का यहीं सिचुएटेड होता है लेफ्ट लंग्स के पास, जिसके वजह से लेफ्ट लंग्स हम लोगों का इतना मुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है। और ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोज। तो यहीं से ये जो होता है थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा होता है जिसके वजह से हम लोगों का लेफ्ट लंग जो होता है राइट लंग के थ्रू जो होता है छोटा होता है। तो अब लेफ्ट लंग क्या है इसे देखते हैं। तो लेफ्ट लंग्स जो होता है डिवाइड होता है ऑब्लिक फिशर के थ्रू। लेफ्ट लंग जो होता है हम लोगों का ऑब्लिक फिशर के थ्रू डिवाइड होता है दो पार्ट में। तो सब उसमें स्मॉलर देन द राइट लंग्स। मतलब यह जो होता है हम लोगों का लेफ्ट लंग्स होता है और राइट लंग से स्मॉलर होता है, मतलब छोटा रहता है। और कार्डियक नोच एकमोडेटेड द हार्ट। मतलब हमारे लेफ्ट लंग्स जो होता है इसमें यहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है जो हम लोगों के राइट लंग्स में प्रेजेंट नहीं। और एक कार्डियक नोच जो होता है हार्ट के प्रेजेंट के वजह से प्रेजेंट होता है। मतलब हार्ट यहीं पे सिचुएटेड होता है जिसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे कार्डियक नोट प्रेजेंट होता है। अब देखिए राइट लंग्स क्या है। तो राइट लंग्स जो होता है 3 लोब्स में डिवाइड है। और तो 3 लोब्स में कौन डिवाइड करता है इनको, तो ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। मतलब हम लोगों के लेफ्ट लंग्स में बस एक फिशर था ऑब्लिक फिशर, और हम लोगों के राइट लंग्स में 2 फिशर है, एक ऑब्लिक फिशर होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल फिशर है, जिसकी वजह से हम लोगों का राइट लंग्स जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये लोकेटेड बाय सुपीरियर इन द बॉडी ड्यू टू द लीवर एंड राइट साइड। मतलब ये जो होता है हम लोगों के लीवर के सुपीरियर होता है और राइट साइड होता है लंग्स में। राइट लंग जो होता है हम लोग राइट साइड में होता है, लेफ्ट राइट साइड में होता है लीवर के। मतलब लीवर जहाँ प्रेजेंट होता है उसके राइट साइड पे हम लोगों का लोकेटेड होता है क्या, राइट लंग्स। तो राइट लंग्स जो होता है हम लोगों का लेफ्ट लंग से बड़ा होता है और इसे जो होता है राइट लंग्स जो होता है उसे भी कवर मिलते हैं, इसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। तो उस जो कवरिंग इसकी होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। तो प्ल्यूरा होता क्या है, तो प्ल्यूरा के बारे में देखते हैं। तो प्ल्यूरा जो होता है आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स द एडजस्ट इंटरनल थोरैसिक वॉल आर लाइंड बाय द सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्ल्यूरा। मतलब जो होता है हम लोगों का लंग्स जो होता है उसके आउटर सरफेस पे एक कवरिंग होती है, वो जो थोरैसिक कैविटी में होती है और वो किसकी वजह से होती है, सीरस मेम्ब्रेन की वजह से, जिसे हम लोग प्ल्यूरा के नाम से भी जानते हैं। तो सीरस मेम्ब्रेन जो होता है उसी को हम लोग प्ल्यूरा के नाम से भी जानते हैं। तो जो होता है आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स इन टाइटली कवर बाय द वेसरल प्ल्यूरा। मतलब हम लोगों के सरफेस को, लंग्स के सरफेस को जो होता है टाइटली जो कवर करता है आउटर साइड में उसे हम लोग विसरल प्ल्यूरा कहते हैं। और जो टाइटली कवर करता है हमारे थोरैसिक वॉल और लंग्स को जो होता है टाइटली कवर करता है इनर साइड में, उसे हम लोग पेराइटल प्ल्यूरा के नाम से भी जानते हैं, उसे हम लोग पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। तो द पोस्टीरियर एंड विसरल प्ल्यूरल लेयर्स आर कंटिन्यू एट द हाइलम ऑफ द ईच लंग्स। मतलब हमारे लंग्स में हाइलम प्रेजेंट होता है
और प्लूरा जो होती है, प्लूरा दो पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब हमारे लंग्स को सबसे जो ऊपर का पार्ट कवरिंग होती है प्लूरा की, उसे हम लोग बोलते हैं वेसरल प्लूरा, और जो अंदर के पार्ट से कवर करता है हमारे लंग्स को, उसे हम लोग बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। तो आप देखिए यहाँ पे प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी मतलब जो प्लूरा के बीच में, दोनों प्लूरा के बीच में जो कैविटी है, वेसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो कैविटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या होता है? तो द पोस्टीरियर स्पेस बिटवीन द सीरस मेम्ब्रेन लेयर इज ए प्लूरल कैविटी। मतलब हम लोगों का सीरस मेम्ब्रेन के जो होती है पास जो कैविटी होती है, उसी को हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो द प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस द थिन serous pleural fluid that circulated in the pleural cavity and act as a lubrication, ensuring and minimal friction during breathing। मतलब ये जो थी प्लूरल कैविटी में जो होती है हम लोगों का फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है प्लूरल कैविटी में भरा हुआ होता है, जिससे कि लुब्रिकेशन में हेल्प मिलती है, इंश्योरिंग करवाता है, और जो फ्रिक्शन में भी हेल्प करता है प्लूरल कैविटी, जिससे कि हमारे लंग्स को कोई डैमेज नहीं होता है। तो अभी आप देखिए प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? तो प्लूरिडिटी विथ टू मच फ्लूइड, मतलब प्लूरल डिफ्यूजन मतलब जो होता है प्लूरिटी हो जाती है उस टाइम पे प्लूरल फ्लूइड की, प्लूरल फ्लूइड उस समय जो होता है हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हमारे लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, इसमें कौन कौन से पार्ट सिचुएटेड है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जिसे ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे यह जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। और यहाँ पे हम लोगों के इधर लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट लंग्स होता है, और जो राइट साइड प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट लंग्स होता है। तो लेफ्ट लंग्स को हम लोग लेफ्ट लोब भी बोल सकते हैं, और राइट लंग्स को हम लोग राइट लोब भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिया जो होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, जिसे राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है आके, और सेकेंडरी ब्रोंकाई से जो होती है ब्रोंकियोल्स में आकर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स के बाद जो सबसे नीचे का सबसे छोटा पार्ट होता है जो गैसों के एक्सचेंज में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई। यह जो होता है अंगूर के गुच्छे की तरह होता है एक पे, कि यहीं से गैसों का एक्सचेंज जो होता है हमारे ब्लड में हो पाता है। और यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है डायफ्राम। तो डायफ्राम जो होता है ये थिक लेयर से बना हुआ होता है, और ये हमारे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसे एक जगह मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो नीले से लिखा हुआ है, ये नीला कलर है, इसमें दिखाया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरा। यह जो होती है हमारे लंग्स को कवरिंग करती है, लंग्स को कवर करती है। जो लंग्स को सबसे आउटर पार्ट में कवरिंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो लंग्स को इनर साइड से कवरिंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। तो हम लोग जान गए कि प्लूरल कैविटी क्या होती है, प्लूरा क्या होता है, और प्लूरा को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लंग्स का फंक्शन क्या है, कि वो क्या रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में, तो इसके बारे में आज देखेंगे। तो देखिए अपार्ट फ्रॉम रेस्पायरेशन द लंग्स आल्सो परफॉर्म सम अदर फंक्शंस। मतलब लंग्स के जो होते हैं कई फंक्शंस होते हैं जो लंग्स परफॉर्म करती है। तो क्या है? They alter the blood pH, altering the partial pressure of the carbon dioxide। मतलब लंग्स जो होता है ये हमारे बॉडी में ब्लड में जो होता है पीएच को मेंटेन करता है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उसे भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो आगे देखिए, दे फिल्टर और स्मॉल ब्लड क्लॉट फॉर्म इन वेन। मतलब हमारे वेन्स में जो स्मॉल ब्लड के स्मॉल क्लॉट्स हो जाते हैं उसे भी फिल्टर करने का काम करता है। तो दे फिल्टर आवर गैस माइक्रो बबल्स फ्रॉम इन द वेंस। मतलब वेंस में जो हमारे माइक्रो बबल्स बन जाते हैं, जो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, उन्हें भी फिल्टर करने का काम हमारा लंग्स ही करता है। तो लंग्स जो होता है कई रोल प्ले करता है, जिसमें से अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारे ब्लड में जो होता है पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, और हमारे बॉडी में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करता है। और दूसरा इसका वर्क है कि हमारे ब्लड में जो होता है क्लॉट हो जाते हैं, जो छोटे छोटे क्लॉट हो जाते हैं, उन्हें भी फिल्टर करने का काम करता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे वेन्स में माइक्रो बबल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, उन्हें भी फिल्टर करने का काम हमारा लंग्स ही करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लंग्स का आगे का क्या फंक्शन है।
दे अल्टर द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ सम बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड ड्रग्स। मतलब यह जो होता है हमारे ब्लड में जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं उसके लेवल को मेंटेन रखता है और उसे इजीली हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। और लास्ट पॉइंट है दे कन्वर्ट्स एंजियोसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड बाय द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम। मतलब ये हमारे ब्लड में जो होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है उसे एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। कि अब किस एंजाइम की हेल्प से हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम जिसे हम लोग ACE भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू यह जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि एल्वुलाई क्या है। तो एल्वुलाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि एल्वुलाई क्या है, क्या काम करती है, हमारे लंग्स में क्या रोल परफॉर्म करती है। तो एल्वुलाई आर द हॉलो कैविटी फाउंड इन द मैमेलियल लंग्स। मतलब एल्वुलाई जो होती है हॉलो कैविटी होती है जो मैमेलियंस के लंग्स में ही प्रेजेंट होती है। और पल्मोनरी एल्वुलाई आर द स्पेसिफिक प्रोजेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। मतलब ये जो एल्वुलाई जो होती है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्शन करती है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स जो है उनसे जो होते हैं एयर को इनहेल करके लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो अब आगे देखिए द एल्वुलर मेम्ब्रेन आर द मेजर साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकरिंग विद द ब्लड। मतलब ये जो होती है मेन साइट, हमारी एल्वुलाई जो होती है मेन साइट होती है गैसों के एक्सचेंज करने के लिए। मतलब यहीं से गैसों का एक्सचेंज जो होता है लंग्स के थ्रू ब्लड में हो पाता है। एल्वुलाई आर लाइन विथ एपिथेलियल एंड आर मेड अप ऑफ सम कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। मतलब एल्वुलाई जो होती है हमारी वो एपिथेलियल सेल की बनी होती है और उसके साथ ये कोलेजन इलास्टिक फाइबर की भी बनी होती है। तो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एल्वुलाई कैसी होती है, इसके क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो एल्वुलाई जो होती है ह्यूमन लंग्स आर अराउंड 300 मिलियंस एल्वुलाई। मतलब हमारे ह्यूमंस के लंग्स में जो होते हैं 300 मिलियंस तक एल्वुलाई जो होती है प्रेजेंट होती है। और ईच ऑफ देम कन्वर्टेड विथ फाइनेस ऑफ कैपिलरीज ऑक्युपाइंग 70% इस एरिया। मतलब हमारे जो कैपिलरीज हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उसमें 70% एरिया जो होती है उसमें हमारी एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। अब एल्वुलाई आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल लेयर एंड एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स सराउंडिंग बाय द कैपिलरीज। जो हमारी एल्वुलाई होती है ये एपिथेलियल लेयर से बनी होती है और यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कवर होती है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होती है एल्वुलाई के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है और इसे कवर करके इसे प्रोटेक्शन देती है। अब सम एल्वुलर वॉल हैव पोर्स बिटवीन द एल्वुलाई, दे पोर्स आर कॉल्ड पोर ऑफ कौन। मतलब एल्वुलाई जो होती है वो एल्वुलर वॉल से जो होती है प्रिवेंट होती है और इस पोर जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं पोर ऑफ कौन। मतलब एल्वुलाई के जो सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होता है एल्वुलर वॉल उसे को हम लोग एल्वुलर पोर ऑफ कॉन बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, एल्वुलाई क्या फंक्शन प्रेजेंट करती है हमारे लंग्स में। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में हेल्प करती है हमारी एल्वुलाई। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमारी एल्वुलाई हेल्प करती है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब से, मतलब ये हमारे बॉडी को माइक्रोब से भी प्रोटेक्ट करती है। टाइप 2 एल्वुलर सेल परफॉर्म द फॉलोइंग 2 फंक्शन। मतलब टाइप 2 जो होती है एल्वुलर सेल वो हमारी 2 मेन रोल परफॉर्म करती है हमारे लंग्स में। पहला रोल क्या है, दे रिपेयर द डैमेज सीक्वेंस सेल लाइनिंग द एल्वुलर एपिथेलियल। मतलब ये जो एल्वुलर एपिथेलियल की जो डैमेज सेल होती है उसे रिपेयर करने का काम करती है हमारी टाइप 2 एल्वुलर सेल। और दूसरा इसका काम क्या होता है, दे सीक्रेट पल्मोनरी सर्फेक्टेंस मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। मतलब यह जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंस जो होती है उसे सिक्रीट करती है जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है।
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन का क्या काम होता है, वो क्या हेल्प करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द बॉडी इन कॉल्ड रेस्पायरेशन, मतलब हमारे बॉडी में गैसों का एक्सचेंज ही रेस्पायरेशन होता है। और इसमें तीन प्रोसेस, मेन रूप से तीन प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, तीसरा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो ये तीनों क्या होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होती है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है, और इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन आखिर होता क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का क्या काम है। तो इट इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, इनमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है। और गैसों का एक्सचेंज एटमॉस्फियर से लेके एल्वुलाई के थ्रू लंग्स में गैसों का एक्सचेंज होता है। दूसरा पॉइंट है एयर मूव इनटू द लंग्स व्हेन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस देन द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फियर, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स व्हेन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इन ग्रेटर देन द एटमॉस्फियर। इसमें बताया गया है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जब एयर जो होता है वो लंग्स में मूवमेंट, लंग्स की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब आउटर इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में एयर जाता है, तो उस समय हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है वो आउटर इन्वायरमेंट के बिटवीन जो होता है वो लेस होता है, मतलब आउटर इन्वायरमेंट में प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे लंग्स में प्रेशर कम होगा, जिसके थ्रू एयर इजीली हम इनहेल कर पाते हैं। और वहीं पे जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम हमारे लंग्स का कैपेसिटी जो उसका प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है और आउटर इन्वायरमेंट जो होता है उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक्सहेल कर पाते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो होता है बहुत ही मेन होता है। तो इसी के थ्रू हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर पाते हैं। अब देखिए इनहेलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो जस्ट बिफोर ईच इनहेलेशन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इक्वल टू एयर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फियर व्हेन इज अबाउट 760 mmHg। मतलब इनहेलेशन में क्या होता है, तो इनहेलेशन में एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, मतलब इनहेलेशन में जो होता है हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है आउटर इन्वायरमेंट के सराउंडिंग जो होता है लेस होता है, मतलब कम होता है, जिसके थ्रू हमारे एटमॉस्फियर से एयर जो होता है हमारे लंग्स में आ पाता है। उस समय इसका प्रेशर कितना होता है, तो 760 mmHg इसका प्रेशर होता है। तो फॉर एयर फ्लो इन to the lungs the pressure inside the alveoli must before lower than the atmospheric pressure। इस समय जो होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है और आउटर जो होता है हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है वो कम होता है। थर्ड पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेंडिंग द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट inhalation involve contraction of the main muscles of inhalation, the diaphragm and external intercostal। मतलब जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ जो पे अफेक्ट करता है, क्या हेल्प करती है हमारी इनहेलेशन में। तो जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी मसल्स जो होती है वो हेल्प करती है, और डायफ्राम जो होता है और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं ये सब हमारे इनहेलेशन में हेल्प करती है। इनहेलेशन में और क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसमें दिया गया है द डोम से डायफ्राम ऑन कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेस डाउन and become flat, thus increase the superior inferior डायमेंशन। मतलब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यह डायफ्राम डोम शेप का रहता है। जो जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम ये फ्लैट शेप का होता है, जिसके वजह से हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो लंग्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल कर पाते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये थोरैसिक कैविटी में होता है।
तो ऑन इंक्रीज इन इंटर पल्मोनरी वैल्यू, मतलब इस समय हम लोगों का पल्मोनरी वैल्यू मतलब लंग्स का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और गैस विथ इन द लंग्स स्प्रेड आउट टू फिल द लार्जेस्ट स्पेस। मतलब जो हम इनहेल करते हैं तो जो एयर अंदर आता है, जो गैसेस अंदर आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे लंग्स में आ पाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन द इंटरस्पोशियल एंड लेटरल डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। इस टाइम जो होता है हमारे अंदर की लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। चेस्ट जो होता है उस समय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैविटी बन पाती है, जिससे कि एयर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इनहेल कर पाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि जब हम लोग एक्सहेलेशन या इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स पे, कौन कौन से बॉडी पार्ट पे क्या क्या अफेक्ट होता है। तो इसमें देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। तो यहाँ पे पहला जो फिगर दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है इंस्पायरेशन, कि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एयर यहाँ से होते हुए हमारे नोज़ के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। तो जब लंग्स में एयर जाती है तो उस टाइम हम लोगों का जो रिब केज होता है, जो रिब केज होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब आउटर साइड मतलब फ्रंट साइड पे इंक्रीज होता है। और वहीं पे जो हम लोगों का ये डायफ्राम होता है वो डोम शेप से फ्लैट शेप में हो जाता है, जिससे कि हमारे लंग्स की जो कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लंग्स को अंदर ले पाते हैं। तो यहाँ पे रिब केज है, या रिब केज भी इंक्रीज होगा। और वहीं पे अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा फिगर है एक्सपायरेशन का, मतलब जब हम लोग एयर को अपने लंग्स के थ्रू बाहर इनहेल करते हैं उस टाइम क्या होता है। तो जब हम लोग लंग्स से एयर को एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं तो उस टाइम हम लोगों का रिब जो होता है वो वापस से अपने नॉर्मल ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वहीं पे जो होता है हम लोगों का डायफ्राम है वो भी वापस से फ्लैट से डोम शेप में आ जाता है, जिससे कि हम लोगों की थोरैसिक कैविटी कम हो जाती है और एयर इजीली बाहर एक्सहेल कर पाते हैं। तो इस फिगर में दिखाया गया है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में के टाइम पे हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब देखिए एक्सहेलेशन क्या होता है। एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सपायरेशन क्या होता है, तो एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये इजीली हम लोग बिना एनर्जी के ही बाहर एक्सहेल कर पाते हैं एयर को। It mainly depend on the natural elasticity of the lungs then of the muscles contraction। मतलब इसमें होता क्या है कि हमारे लंग्स में इलास्टिसिटी होती है कि हमारा लंग्स फैल सकता है और फिर वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसी लंग्स के इलास्टिसिटी से और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हम लोग इजीली एक्सहेल कर पाते हैं बाहर एयर को। तो इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, एक पैसिव प्रोसेस है। तो द सीरीज ऑफ इवेंट इन्वॉल्व एयर, मतलब एक्सहेलेशन के सीरीज में जो होता है कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ऑन रिलैक्सेशन द रेस्पिरेटरी मसल्स गेन बैक देयर रेस्ट्रिक्ट लेंथ, द रिब केज डिसेंड एंड द लंग्स रिकॉल। मतलब इस टाइम पे जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का थोरैसिक कैविटी जो होता है रिलैक्स करता है और हमारी मसल्स जो होती है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आती है और रिलैक्स करती हैं। उसकी लेंथ जो होती है वापस से कम हो जाती है। रिब केज जो होता है फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है और लंग्स भी जो होता है अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है एज अ रिजल्ट द थोरैसिक एंड पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज। मतलब इस टाइम पे हम लोगों का थोरैसिक वैल्यू मतलब हम लोग चेस्ट वैल्यू जो है और पल्मोनरी वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटर पल्मोनरी वैल्यू द गैसेज विद इन द लंग्स एंड फोर्स टू मूव क्लोज to each other, those increase the interpulmonary pressure to a point higher than the atmosphere। मतलब इस टाइम पे हमारे अंदर का लंग्स का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और आउटर प्रेशर जो होता है बाहर का इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग एयर को लंग्स से बाहर और उसके थ्रू एक्सहेल कर लेते हैं। और इस टाइम जो होती है हम लोगों के इस टाइम जो एयर होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, मतलब कि हमारे लंग से जो होती है आउटर इन्वायरमेंट में चली जाती है।
तो दोज द गैसेज फ्रॉम विद इन फ्लो आउट टू इक्वलाइज द प्रेशर बोथ इनसाइड द आउटसाइड द लंग्स। मतलब इस टाइम पे जो होता है हमारे एयर का मूवमेंट जो होता है हमारे लंग्स से हमारे नोज के थ्रू होता है और आउटर इन्वायरमेंट में एयर वापस से बाहर चली जाती है। अब फंक्शन ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम जो होता है इसमें क्या रोल प्ले करता है, डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो डोम शेप, मतलब डायफ्राम डोम शेप का होता है और मसल्स एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी है मेमल्स। मतलब ये हम लोगों का जो डायफ्राम होता है वो ये थिक मसल्स का बना हुआ होता है और ये हम लोगों के थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। और इट इज प्रिंसिपल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इज डायफ्राम। मतलब यह जो होता है यह मसल्स का बना हुआ होता है जो हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। तो डायफ्राम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, डायफ्राम का कई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखते हैं पहला फंक्शन क्या है। द डायफ्राम इंक्रीज द इंटरनल हायर ऑफ थोरैसिक कैविटी बाय विच कॉन्ट्रैक्शन विथ लोअर इन इंटरनल प्रेशर एंड कॉजेज इंस्पायरेशन ऑफ एयर। Inspiration is produced when the diaphragm relax and those lungs tissue relax। मतलब जब हम लोगों का इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का थोरैसिक कैविटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम जो होता है डोम शेप से वापस फ्लैट शेप में जाता है, जिससे कि हमारे थोरैसिक कैविटी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगह बन पाती है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, इनहेलेशन में यह जो होता है डोम शेप से वापस फ्लैट शेप में आ जाता है, जिससे हमारे थोरैसिक कैविटी में ज़्यादा कैविटी बन पाती है, जिससे ज़्यादा एयर हम लोग इनहेल कर पाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। और वहीं पे जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वापस से डोम शेप में जाती है, जिससे कि हम लोगों को एक्सहेल करने में ईजी होता है। हम लोग के जो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि हम लोग इजीली एक्सहेलेशन कर पाते हैं। तो हम लोगों का डायफ्राम जो होता है वो मेजर रोल परफॉर्म करता है किसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इज एक्सप्लोसिव एक्शन लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, क्रीपिंग एंड इंजेक्शन फिजिस यूरिन। मतलब यह जो था हम लोगों का डायफ्राम जो होता है ये कई रोल प्ले करता है, जैसे कफिंग में, स्नीजिंग में, वोमिटिंग में, क्राइंग में और इजेक्टिंग फेज में और यूरिन के आउटपुट में भी यह हेल्प करता है। तो हमारा डायफ्राम यह जो होता है उस टाइम हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे एक जगह बनाए रखता है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है तो इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में गैसों का एक्सचेंज होता है। अब कौन कौन से गैसों का एक्सचेंज होता है, कैसे होता है, तो ऑक्सीजन लोडिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड अनलोडिंग। इस टाइम हम लोग को ऑक्सीजन की लोडिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होती है। मतलब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में इस टाइम पे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के थ्रू आउटर इन्वायरमेंट में जो होता है बाहर निकल जाता है। बिटवीन द ब्लड एंड द एयर फिल्टर चैम्बर ऑफ द लंग्स। इस टाइम जो होती है इस कहाँ पे एक्सचेंज होता है, हमारे ब्लड में और लंग्स के जो होता है चैम्बर के बीच में एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। बिटवीन द ब्लड एंड द एयर फिल्ड चैम्बर ऑफ द लंग्स। मतलब यह एक्सचेंज कहाँ पे होता है, कहाँ पे ऑक्सीजन की लोडिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होती है, तो ये हमारे ब्लड और लंग्स के चैम्बर्स के बीच में जो होती है यह प्रोसेस होता है। तो आगे देखिए, तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के कई पॉइंट दिए गए, चलिए उसको देखते हैं। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एरियाज ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। मतलब इस टाइम गैसों का जो होता है मूवमेंट, जो गैसों का डिफ्यूजन जो होता है मूवमेंट उसका होता है वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। और एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन एयर एंड ब्लड। मतलब इसमें जो होता है गैसों का एक्सचेंज जो होता है लंग्स से एयर से ब्लड में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
बिकम सेचुरेटेड, मतलब इस टाइम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कन्वर्ट हो जाते हैं। और कंपेयर गैस मूवमेंट इन पल्मोनरी कैपिलरीज टू टिश्यू कैपिलरीज, इस टाइम जो होती है हमारी गैसों का मूवमेंट पल्मोनरी कैपिलरीज से टिश्यू कैपिलरीज में होती है। अब इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है? तो इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है? तो गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब इंटरनल रेस्पायरेशन में भी गैसों का एक्सचेंज होता है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग होगी। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होते हैं हम लोग इनहेल करते हैं, वो ब्लड में जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी लोडिंग होके ये लंग्स के थ्रू बाहर निकलने के लिए आता है। तो बिटवीन द सिस्टेमिक ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, मतलब यह प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ये हम लोगों के ब्लड में और टिश्यू सेल्स में यह प्रोसेस होता है। अब देखिए इंटरनल रेस्पायरेशन में और क्या क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, मतलब इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड में और टिश्यू के बीच में होता है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, में यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। ऑब्सेसिव डिफ्यूजन ऑफ O2 इन्वॉल्व, मतलब इसमें O2 के ऑब्सेसिव डिफ्यूजन में क्या क्या होता है? तो एट रेस्ट 25% ऑफ अवेलेबल O2 इंटर सेल, मतलब इसमें 25% तक जो होता है O2 मतलब ऑक्सीजन जो होता है हमारे सेल में इंटर करता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूव O2 इन एब्जॉर्ब, मतलब जो एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऑब्जर्व डिफ्यूजन ऑफ CO2 आउटवर्ड, मतलब इस टाइम जो होता है हमारा CO2 होता है हमारे लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जब होता है ब्लड में तो उस टाइम क्या क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन कंटेंट 98.5% केमिकली कंबाइन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, मतलब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रोसेस में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में तो उसमें 98.5% जो होता है ऑक्सीजन ये हमारे ब्लड से कंबाइन होके हमारा हीमोग्लोबिन बना लेता है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल जो होता है इनसाइड रेड ब्लड सेल, मतलब यह जो होता है हमारे रेड ब्लड सेल से इनसाइड होता है। और डज नॉट डिजॉल्व इजीली इन वाटर, जो कि वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होता है। ओनली 1.5% ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन द ब्लड, मतलब इसमें 1.5% जो होता है ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड में डिजॉल्व हो पाता है। ओनली द डिजॉल्व O2 कैन डिफ्यूज इन टू टिश्यू, मतलब इसमें ओनली जो होता है यह सब टिश्यू में ही ऑक्सीजन डिजॉल्व हो पाता है, डिफ्यूज़न उसका हो पाता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिसोसिएटेड ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो होता है फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं O2 को हीमोग्लोबिन के बॉन्डिंग में, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने में, बॉन्डिंग करने में। ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व शो लेवल्स ऑफ सेचुरेशन एंड ऑक्सीजन पार्सल प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है कर्व शो लेवल में और इसका सेचुरेशन होता है और ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के थ्रू ये सब होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, मतलब जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है तो उस टाइम क्या होता है, तो बताया गया कि ऑक्सीजन का Hb का बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ऑक्सीजन और Hb एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों का एसिड बेस बैलेंस बढ़ेगा, मतलब एसिड का मात्रा, अगर एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो होती है Hb से डिक्रीज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग Hb से नहीं हो पाती है। इसी को हम लोग बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोहर इफेक्ट कहते हैं। और Hb बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड अल्टर इट, मतलब इस टाइम पे H+ जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग करता है, मतलब जुड़ता है और उसके स्ट्रक्चर को जो होता है चेंज करता है। O2 लेफ्ट बिहाइंड इन द नीड टिश्यू, मतलब इस टाइम O2 जो होता है वो बिहाइंड हो जाता है, मतलब इस टाइम O2 Hb से निकल के टिश्यूज़ में चला जाता है जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है CO2 और ऑक्सीजन रिलीज़, मतलब CO2 और
CO2 एंड ऑक्सीजन को के रिलीज में क्या क्या होता है। तो इसमें एज PCO2 राइजेज विथ एक्सरसाइज O2 इज रिलीज मोर इजीली। मतलब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हम लोगों के बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि इज O2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, तो उस टाइम हम लोग का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से इजीली जो होता है बॉन्डिंग तोड़ के और ऊतक में जितने भी हमारे टिश्यूज होते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इजीली पहुँच पाता है। और CO2 कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड एंड बिकम H+ एंड कार्बोनेट आयन एंड लोअर pH। इस टाइम पे CO2 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में और H+ आयन देता है और कार्बोनेट आयन भी देता है, और इस टाइम लोअर pH मतलब इसका pH जो होता है लोअर होता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर लो ब्लड PCO2 मतलब अगर ब्लड में ये होता है CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो लो ब्लड CO2 मतलब अगर ब्लड में CO2 का लेवल डिक्रीज होता है तो उस टाइम नॉर्मल से हम लोगों का ये लाइन जो होता है ऊपर से जाता है, और अगर वहीं पे CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में तो उस टाइम नॉर्मल से नीचे की तरफ से हमारा ये लाइन जाता है। और ये बीच वाली लाइन जो है नॉर्मल, अगर हम लोगों के ब्लड में जो होता है CO2 का लेवल नॉर्मल होता है उस टाइम पे हम लोगों की ये लाइन बीच में से एकदम मीडियम में से जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि इस टाइम पे अगर इंक्रीज हो जाता है तो इस पैराग्राफ में क्या होता है और डिक्रीज हो जाता है तो ये लाइन कहाँ से जाती है। तो आगे देखिए टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड, मतलब अगर टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उस टाइम हम लोग को ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है तो उस टाइम हम लोगों के बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, हमारे ऑक्सीजन के बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज मोर O2 इन रिलीज, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा O2 जो होता है हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो उसकी खपत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी और बाहर उसे निकालता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट, मतलब इस टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज हो जाती है और हमारे बॉडी से हीट जो होती है वो ज़्यादा निकलती है। मोर BPH मोर O2 रिलीज, मतलब अगर BPH अगर मोर हो ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा रिलीज हो जाता है। RBC एक्टिविटी, मतलब इस समय हम लोगों के RBC एक्टिव हो जाती है। हार्मोन लाइक थायरॉक्सिन एंड ग्रोथ हार्मोन, इस टाइम पे हम लोगों के थायरॉक्सिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो होता है एक्टिव हो जाता है और इस टाइम पे यह जो होता है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इस टाइम पे इस चार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम लोगों का लो टेम्परेचर है तो उस टाइम पे हम लोगों के ये चार्ट जो होता है इसमें ये फिगर जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है, और अगर हाई टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उस टाइम पे यह पैराग्राफ में यह जो होता है ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस और अगर नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर हुआ, मतलब ब्लड में जो होता है टेम्परेचर अगर नॉर्मल हुआ मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो उस टाइम पे नॉर्मली यह पैराग्राफ चलता रहता है, मतलब ये ग्राफ जो होता है नॉर्मल रहता है। और वहीं पे अगर इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर ब्लड में तो वह नॉर्मल से जो होता है नीचे से लाइन जाती है पैराग्राफ इस ग्राफ में, और अगर वहीं पे लो टेम्परेचर हुआ ब्लड में तो उस टाइम पे ये ग्राफ जो होता है हमारा ऊपर की तरफ से जाता है। तो आगे देखिए यहाँ दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 55% ऑफ CO2, मतलब 100 ml ब्लड जो होता है वो कैरी करता है 55% CO2 को। अब इट कैरीज बाई द ब्लड इन 3 वेज, मतलब यह 3 वेज में यह होता है ब्लड को कैरी करता है, जिसमें डिजॉल्व इन प्लाज्मा, यह प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, कंबाइन विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ HB मॉलिक्यूल फॉर्मिंग कार्बोनिमो हेमोक्सोग्लोबिन, मतलब यह जो होता है ये हमारे HB में और कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन में जो होता है यह कन्वर्ट होता है। पार्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, मतलब यह जो होता है बाइकार्बोनेट आयन का पार्ट होता है जिसमें CO2 प्लस
H2O combine to form carbonyl acid that dissolve into H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन। मतलब यह जो होता है CO2 और H2O जो होता है कंबाइन होता है हमारे कार्बोनिल एसिड में, और यह डिजॉल्व हो जाता है H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में, यह डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। तो अब आगे देखिए, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट ऑफ ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग के टाइम पे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया है तो उसे मैं बता रहा हूँ, उसे डिटेल में आप समझ लीजिएगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, मतलब नेगेटिव फीडबैक जो होता है हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और इंक्रीज इन आर्टेरियल CO2, मतलब ये आर्टरी में जो होता है हमारे CO2 को इंक्रीज करता है। इंस्टिमुलेट रिसेप्टर्स, मतलब ये हमारे रिसेप्टर्स को जो होता है स्टिमुलेट करता है। इंस्पायरेटरी सेंटर, मतलब इंस्पायरेटरी सेंटर यही होता है, इंस्पायरेटरी सेंटर को भी कंट्रोल करता है। मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्ट मोर फ्रीक्वेंसी फोर्सफुली, मतलब ये होता है हमारे मसल्स को रेस्पायरेटरी जब रेस्पायरेशन हम लोग करते हैं तो उस टाइम हम लोगों के मसल्स को उनकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है और उसे फोर्सफुली जो होता है आगे बढ़ता है कि हम लोग एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकें। और PCO2 डिक्रीज, मतलब इस टाइम पे PCO2 जो होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपिलरीज, मतलब लंग्स का वैल्यू क्या होता है, कैपिलरीज का क्या काम होता है। द डायनेमिक और स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम कैपेसिटी आर मेजर एट डर्विंग डिग्री ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो इसमें क्या होता है, तो डायनेमिक और स्टैटिक लंग्स, मतलब इस समय हम लोगों के लंग्स की कैपेसिटी तो फिक्स होती है, पर उस टाइम जब हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे लंग्स की वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। तो यह इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे जितना हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वही लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो चलिए देखिए, डायनेमिक लंग्स वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द एयर फ्लो रेट। स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम द मैक्सिमम लंग्स विच इज द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड। मतलब स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम वो होता है कि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उस समय जो मैक्सिमम एयर को हम लोग इनहेल कर पाते हैं वही हम लोगों का स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम होता है। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इतना हम लोग एक्सहेल कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सब डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब हमारी जो होता है लंग्स की वैल्यू होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहला पार्ट है टाइडल वैल्यू, दूसरा पार्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जिसे हम IRV भी बोलते हैं, तीसरा पार्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जिसे हम लोग ERV भी बोलते हैं, और चौथा जो है वो रिजिडुअल वैल्यू जिसे RV भी बोलते हैं। तो ये 4 मेन वैल्यू होती है, मेन वैल्यू होती है हमारे लंग्स की, जिसमें हम लोग लंग्स की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं। 4 स्टैंडर्ड कैपेसिटी लाइक, मतलब 4 स्टैंडर्ड कैपेसिटी भी होती है जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शन ऑफ रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। इतनी कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स के अंदर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है टाइडल वैल्यू, मतलब TB, जो हम लोगों ने देखा कि कितने वैल्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें पहला है टाइडल वैल्यू। तो टाइडल वैल्यू में क्या होता है, इट इज़ वैल्यू ऑफ द एयर इंस्पायर ऑफ एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन। इस टाइम पे हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नॉर्मली करते हैं तो उसी को हम लोग टाइडल वैल्यू बोलते हैं। एन एवरेज वैल्यू फॉर टाइडल वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। मतलब हम लोग टाइडल वैल्यू जो होता है हम लोग इजीली जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम हम लोगों का 500 ml तक एयर इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं, उसी को हम लोगों का टाइडल वैल्यू माना जाता है। और यह जो होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अप्रोप्रिएट 6000 to 8000 ml ऑफ द एयर पर मिनट। हम लोग 1 मिनट के अंदर 6000 से लेके 8000 ml तक एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं।
यह एक हेल्थी पर्सन का है। एक हेल्थी पर्सन में इतनी रेस्पिरेटरी टाइटल वैल्यू होती है। तो अब आगे देखिए, दूसरा है हम लोगों का इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब जिसे हम लोग IRV के नाम से भी जानते हैं। तो IRV जो होता है, पर्सन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। इस टाइम पे पर्सन जो होता है फोर्सफुली इनहेलेशन करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने अंदर इनहेल कर पाता है। इसकी जो होता है एवरेज वैल्यू जो होती है 2500 से 3000 तक होती है। मतलब 2500 से 3000 तक ml तक हम लोग एयर को अपने लंग्स में इनहेल कर पाते हैं। और यहीं पे तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, जिसे हम लोग ERV के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने लंग से बाहर निकालते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू 1000 से 1100 ml तक एयर को हम लोग अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं इजीली। अब लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाला हम लोग का है रिजिडुअल वैल्यू में, जिसे हम लोग RV के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम पे हम लोगों का जब हम लोग फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, तो जितना एयर हमारे लंग से बचता है उसी को हम लोग RV के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। और यह वैल्यू कितना होती है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1100 से 1200 ml तक होती है। मतलब 11 से 1200 ml तक हम लोगों के रेजिडुअल वैल्यू हमारे लंग्स में रहती है। अब स्टैंडर्ड लंग्स कैपेसिटी, तो स्टैंडर्ड लंग्स कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। तो लंग्स कैपेसिटी आर कंबाइन ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वैल्यू, मतलब यह जो होता है 2 या मोर पल्मोनरी वैल्यू में होता है, जिसमें सबसे पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसे हम लोग IC बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है पर्सन, तो उस टाइम जो कैपेसिटी रहती है उसी को हम लोग IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और IC में जो होता है क्या क्या इंक्लूड होता है, तो TB और IRV मतलब टाइडल वैल्यू और इंटरनल रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोगों का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। इसकी एवरेज या कितना होता है, तो 3500 ml तक यह एवरेज होता है इसकी कैपेसिटी। तो आगे चलिए देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है, पर्सन इस टाइम पे नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो इसकी कैपेसिटी बचती है उसी को हम लोग एक्सपायरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें टाइडल वैल्यू और ERV वैल्यू जो होता है दोनों जुड़ता है, तो हम लोगों का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकलती है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू 1600 ml तक होती है। तो अब आगे देखिए फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी जिसे हम लोग FRC से के नाम से जानते हैं, यह जो होता है जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी आती है उसी को हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें ERV और RV दोनों जुड़ते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होता है 2300 ml तक होती है। अब लास्ट वाला है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी जिसे हम लोग VC के नाम से जानते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है जो पर्सन जो होता है ब्रीथ के टाइम पे फोर्सफुली इनहेल कर पाता है। तो इसमें ERV, TB, IRV ही इंक्लूड होता है, या फिर इसे हम लोग TLC और RV को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। और इसकी एवरेज वैल्यू जो होता है 4600 ml तक होती है। अब लास्ट वाला है टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब TLC कितना होता है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं लंग्स से, तो उस टाइम पे हम लोगों की जो टोटल वैल्यू आती है उसी को हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें जो होता है RV, ERV, TB और IRV इंक्लूड होता है। इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। या फिर VC प्लस RV को जोड़ देंगे, उस टाइम पे भी हम लोगों का लंग्स कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट में ये सब कैपेसिटी और सब वैल्यू दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक साइड इसमें लंग्स वैल्यू दिया गया है और दूसरे साइड इसमें ml दिया गया है, कितनी ml एयर हम लोग इनहेल कर पाते हैं। तो टाइडल वैल्यूम जो हम लोग होते हैं 500 ml तक एयर हमारे लंग्स में होता है। वहीं पे IRV में 2500 से 3000 ml तक एयर होता है और ERV में 1000 से 1100 ml तक एयर हमारे ब्लड में
और लंग्स में होता है। वहीं रिजिडुअल वॉल्यूम भी 1100 से 1200 ml तक एयर हम लोगों के लंग्स में होता है। तो आगे देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो ये हम लोगों के नॉर्मल लाइन है, इससे ऊपर की लाइन जो होती है टीवी है, टीवी में 500 ml तक है, और उससे ऊपर जो होता है हम लोगों के IRV है, इसमें 3000 ml तक एयर होता है। और जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे ERV है, इसमें 1100 ml तक एयर होता है लंग्स में। और जब हम लोग उससे भी नीचे आएंगे यहाँ पे RV है, इसमें 1200 ml तक एयर होता है हमारे लंग्स में। और यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो FRC आता है, मतलब फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी। और ये जब हम लोग IRV और TV को जोड़ते हैं तो हम लोगों का IC आता है, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जब हम लोग IRV, TV और ERV को जोड़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को VC मतलब वाइटल कैपेसिटी आता है। और जब हम लोग पूरा जोड़ देते हैं, मतलब IRV, TV, ERV और RV को जोड़ देते हैं, तो उस समय हम लोगों का TLC आता है, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब पूरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो एयर को इनहेल कर सकता है और एक्सहेल कर सकता है, इसमें आ जाता है टोटल। तो हम लोगों के लंग्स में 500 ml तक एयर हमेशा ही रहता है, जिससे कि ये हम लोगों के लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होती है। तो उम्मीद होगी आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पूरा क्लियर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।